एक मेडिकल छात्र का मर्डर, पॉन्ड से जुड़ा हुआ मामला। इस हॉस्पिटल का जो नोटोरियस हिस्ट्री है, सवालों के घेरे में कोलकाता पुलिस नवंबर 2001 में भी आई थी। अक्टूबर 2003 अस्पताल में मृत बच्चा गायब हो गया। पूरा एक नोटोरियस हिस्ट्री है इस हॉस्पिटल का साहब, जिसके प्रिंसिपल को बचाया जा रहा था। 10 दिन अस्पताल में नहीं सौंपा शव, जिसकी वजह से लोग पुलिस के पास गए, परिवार वाले। 2011 दिसंबर लापरवाही के आरोप में अस्पताल में तोड़फोड़ हुई थी। दिसंबर 2011 मरीज की मौत से भड़के थे परिजन। उसके बाद से भी पूरा एक हिस्ट्री है यहाँ का। 2017 में कॉलेज हॉस्टल के 30 छात्रों को 3 महीने में डेंगू हुआ था। 30 छात्रों को एक ही हॉस्पिटल में। मच्छर नियंत्रण के इंतजाम नाकाफी उस वक्त पाए गए थे। उस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल पर इतनी मेहरबानी क्यों? पॉलिटिक्स की वजह से हटाया गया। 1 लाख जुर्माना लगा था लापरवाही के एक मामले में अस्पताल पर। गॉल ब्लैडर ऑपरेशन में एक मरीज की यहां पर मौत हो गई थी 19 में। ये पूरा नोटोरियस ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अस्पताल की छत से गिरकर एक डॉक्टर की संदिग्ध मौत 2020 में 4 साल पहले हुई थी। 21 में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाने की मांग में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल हुई थी। 2023 फरवरी में ऑपरेशन थिएटर्स में डॉक्टर्स में ही मारपीट हो गई। बार बार वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हो रही थी। 2023 में दवा के ओवरडोज में एक मेडिकल इंटर्न की मौत हो जाती है। रैगिंग को लेकर 13 छात्रों, पूर्व छात्रों और स्टाफ पर सवाल खड़े हुए थे सितंबर 2023 में। मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि जब प्रिंसिपल को वहां से हटाया जाता है, फिर 4 घंटे के अंदर ही आप उसको दूसरी जगह रीइंस्टेट करते हैं। आखिर इतनी मेहरबानी इन प्रिंसिपल साहब पर क्यों? रिजू जी। अंजना जी, मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं, जो तथ्य आपने अभी चैनल पे दिखाया और आपने जो पढ़ा वो सारे सही है, पर जिस डेट से आप जिस डेट तक दिखा रहे हैं उसमें कम से कम 10 से 15 प्रिंसिपल तबादला हुआ है। और मैं फिर से कहूंगा कि एमएसवीपी से लेके प्रिंसिपल से लेके असिस्टेंट सुपर से लेके जिनको भी छात्रों की मांगों पर वहां से हटाया गया था, किसी की नौकरी नहीं गई, सबका तबादला किया गया था। उसके ऊपर इस प्रिंसिपल के ऊपर प्रिंसिपल को सामने रख के एक राजनीतिकरण हुआ। मैं सिर्फ अपनी बात खत्म करने से पहले इतना निवेदन करूंगा कि जो हत्याकांड हुआ है, सारे सवाल आपके और सबके सवाल जायज है, निंदा करना जायज है, गुस्सा जायज है, पर इस बच्ची के शव के ऊपर खड़े होकर जो अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाह रहे हैं वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। हमें एकजुट होके इस ये जो रेप वाली चीज है इसका प्रतिवाद करना चाहिए। जो मेरे नेता अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि जो क्षमता में बैठे लोग हैं, जो बीजेपी हैं, जो देश चला रहे हैं, जो संसद चला रहे हैं, एक बिल लाए कि अगर कोई रेपिस्ट या कोई मर्डरर उसके इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है कि उसके खिलाफ कंप्लीट एविडेंस है, आप एक ऑर्डिनेंस लेके आइए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उसको 7 दिन में फांसी में टांग दिया जाएगा। पहला समर्थन तृणमूल कांग्रेस करेगी। ये चीज कलकत्ता में तो सिर्फ नहीं हो रहा है, हर जगह हो रहा है। बीजेपी शासित राज्य हो, कल बंगाल या विपक्ष के शासित राज्यों में, हर जगह का यही एक गुनाह हो रहा है। और इसमें एक ही सोल्यूशन है कि ये जो क्रिमिनल्स है इनके दिल में डर बिठाना पड़ेगा। और मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा, आपका सवाल करेगा रिजू जी, आपका निंदा सही है रिजू जी। मैं आपसे फिर कहूंगा कि इन्वेस्टिगेशन रिजू जी, ताकि कन्विक्शन हो, और जिस फांसी की आप मांग कर रहे हैं, जांच कौन करेगा? अगर बंगाल में रेप हो, यूपी में रेप हो, जांच कौन करेगा? आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। जब कलकत्ता का जिस मुद्दे को लेकर हम लोग डिबेट पे हैं, इसका जांच कौन कर रहा था? द कमिश्नर ऑफ पुलिस हिमसेल्फ अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर हरसेल्फ, हु इज द डिफेक्ट होम मिनिस्टर। अगर यूपी में हुआ तो वही चीज होना चाहिए। और अगर वो हाथ से बाहर जा रहा है या इन्वेस्टिगेशन में लोगों को लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन संतोषपूर्व नहीं हो रहा है, तो सीबीआई के हाथ में सौंपा जाए। पर सीबीआई का भी तो ट्रैक रिकॉर्ड है कि 10, 15, 20 साल हो गए। बहुत ऐसे केसेस है जिसमें अभी तक न्याय नहीं मिला। टिब्रेवाल तो न्याय मांग रहे हैं। और तो प्रियंका टिब्रेवाल जी, आप लोग इस्तीफा अगर यहां मांग रहे हैं तो कन्नौज और अयोध्या में भी रेप कांड लगातार हुए हैं, फिर वहां पर किसका इस्तीफा होगा? अंजना जी, मैं एक बात जानती हूँ कि जहां जहां इस तरह के जघन्य अपराध होते हैं और इस तरह की डिमांड अगर उठती है तो वो जायज डिमांड है और उठनी चाहिए। किसी को किसी भी चीज पर पर्दा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। रिजू दत्ता जी ने अभी कहा कि बंगाल को लेकर के ये पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। मैं इनसे पूछती हूँ, इन्होंने तो कई दफा कहा है कि बंगाल सेफेस्ट सिटी है फॉर विमेन। ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पर कोई क्राइम नहीं होता, जबकि एनसीआरबी का डेटा कुछ और कहता है। विमेन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के सबसे ज्यादा मामले जो हैं पश्चिम बंगाल नंबर 1 है, मगर ये उसे ढकने की कोशिश करते हैं। कामधुनी से लेकर के काकद्वीप जैसे इंसिडेंट्स यहाँ होते हैं, ये उनको ढकने की कोशिश करते हैं। संदेश खाली, जहां पूरे गांव की औरतों के साथ
इस तरह की हरकत होती है। वहां मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि औरतें झूठ कह रही हैं 2000 रुपए लेकर के। यानी जब तक कोई मर्डर ना हो जाए, वो मामला जो है बड़ा ना हो जाए, तब तक तो ये उन्हें झूठा कहला देते हैं। और देखिए, करने वाला जो दोषी है, सबसे बड़ी बात यह है कि वो इनका सिविक वॉलंटियर पुलिस है। अब इस सिविक वॉलंटियर पुलिस की क्या भूमिका है पूरे पश्चिम बंगाल में, इसको गौर से समझिए। यही लोग जो हैं, इनको ममता बनर्जी अपना वोट बैंक बनाती हैं, और यही लोग हर अपराध में पाए जा रहे हैं, चाहे वो इलेक्शन के समय हो या कुछ भी हो। मगर चलिए, इस समय में इलेक्शन की बात नहीं करूंगी। मैं ये कहूंगी कि इन्होंने कहा कि रेनोवेशन 50 मीटर की दूरी पे हो रहा है क्योंकि औरतों के लिए टॉयलेट नहीं था। क्या टाइमिंग है, क्या टाइमिंग है? इन्हें पता है कि इस तरह के प्रश्न उठेंगे तो अभी रेनोवेशन कराना जरूरी था। टॉयलेट बनाने की बात इनको आज इतने सालों तक याद नहीं आई। अरे इन्होंने तो ये भी कह दिया कि इतने दूर स्केड्यूल्ड जो एरिया था, सिक्लूडेड था, वहां वो क्यों गई रात को? जिसको डॉक्टर को आप 36 घंटे की ड्यूटी कराते हैं, वो रेस्ट भी ना करे, क्योंकि इनकी सुख सुविधा इस तरह की है अस्पताल में कि वो एरिया पूरा दूसरी तरफ है जहां कोई उसे सुनने वाला नहीं था। सबसे बड़ी बात, जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते, उससे पहले इन्होंने प्रिंसिपल को हटा दिया कि आधी रात को एक पुलिस वॉलंटियर आपके अस्पताल में क्या कर रहा था। ये एडमिनिस्ट्रेशन का दोष था, उसे क्वेश्चन किए जाने चाहिए थे, मगर इन्वेस्टिगेशन से पहले इन्होंने उसको हटा दिया। तो क्या ढकने की कोशिश है? पुलिस ने पहले ही कह दिया था सुसाइड, अननेचुरल डेथ, उसके बाद ये आते हैं कहते हैं मर्डर, उसके बाद रेप, जबकि ये गैंग रेप है। उस बच्ची के बदन पर 113 जगह दांत के निशान थे। एक आदमी अकेला 113 जगह बदन पर निशान बना सकता है? उसी से पता चलता है कि ये गैंग रेप है, मगर फिर भी ये झुठला रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, महिला मुख्यमंत्री जो कि पुलिस मंत्री और हेल्थ मंत्री दोनों हैं, उसके बावजूद वो क्यों नहीं कहती कि अगर ये गैंग रेप है तो दोषियों को पकड़ो? छुपाने की कोशिश क्यों है? ऐसा कौन है जिसे वो ढकने की कोशिश कर रही है? देखिए, अस्पताल में फैसिलिटीज तो बहुत दूर की बात है। गवर्नमेंट अस्पतालों की जो यहाँ पर स्थिति है, अगर आप एक बार आ जाएं तो पैर नहीं रखेंगी। इलाज कराना बहुत दूर की बात है। हाथरस कांड जब हुआ था तो सुप्रिया जी, प्रियंका जी वहां पर गई थी, और भी कांग्रेस पार्टी के कई नेता गए थे अलग अलग जगहों पर। कोलकाता का रुख क्यों नहीं किसी ने किया? आज जाकर चौथे पांचवें दिन राहुल गांधी जी का ट्वीट आया, आखिर क्यों? मैं दो चीजें बोलना चाहती हूं अंजना जी। आपने बहुत डायरेक्ट सवाल पूछा और मुझे लगता है राहुल जी के ट्वीट ने काफी हद तक काफी चीजों को बोला है, लेकिन मैं दो चीजें बोलना चाहती हूं आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब देने से पहले। हम सब में आक्रोश है, हम सब में गुस्सा है, हम सब आज पीड़ा में हैं, लेकिन एक सवाल है कि ये दरिंदगी, ये हैवानियत, ये जाहिलियत, ये जानवर हमारे देश की बेटियों के साथ कब तक ऐसा करते रहेंगे? हम कल आजादी का दिवस मनाने जा रहे हैं। क्या हमारे देश की बेटी आजाद हवा में आजाद परिंदे की तरह जी रही है? और अब मामला इस मुद्दे पर आ गया है। कोलकाता के कांड ने एक बार फिर से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है, और वो सवाल यह है कि क्या हमारी बेटियां, हम अपनी बेटियों से कहते हैं पढ़ो लिखो आगे बढ़ो स्वतंत्र बनो, क्या पढ़ने लिखने के बावजूद वो आगे बढ़ पा रही है? क्या वो स्वतंत्र है? क्या वो सुरक्षित है? न सड़क पे एक महिला सुरक्षित है, न अस्पताल में डॉक्टर सुरक्षित है। क्या हो गया है हमारे समाज को? और मेरा इस मामले में मेरी दो टूक सोच है। ये मेरी पार्टी की सोच है, ये मेरी सोच है। मुझे ऐसा लगता है रेप या औरत के साथ बर्बरता करने वाले की एक ही सजा होनी चाहिए, और वो सजाए मौत है। लेकिन मैं सवाल, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये बंगाल का मामला है या ये कांग्रेस शासित कर्नाटक में हो जाए या उत्तर प्रदेश में हो जाए या अगर हमारा राज कल राजस्थान में था वहां हो जाए। मैं फिर से एक बात, और यहां पे एक बात जरूर उठाना चाहती हूं, इन दरिंदों को ये हवानियत करने की हिम्मत कहां से आती है? और अगर उसके साथ गैंगरेप हुआ या किसी एक व्यक्ति ने किया, वो खड़ा होकर बोल रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई भी सजा देनी है दे दो। ये औरत को दोयम दर्जा समझने के अलावा और क्या है, ये मुझे और आपको आज डिस्कस करना पड़ेगा। ये डिस्कस करना पड़ेगा कि जब हम अपने बच्चों से कहते हैं पढ़ो लिखो डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन के भी वो कहां बच पाई? डॉक्टर बन के भी 36, उसकी गलती क्या थी कि उसने 36 घंटे की ड्यूटी करी और थोड़ी सी देर के लिए सोने चली गई, और उस हैवान ने उसके साथ ये किया। आप सोचिए उसके माँ बाप पर क्या बीती होगी, जिन्होंने शायद रात की एक रोटी कम खा के अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया, और अब उसकी अंत्येष्टि करनी पड़ी। आपके सवाल का मैं जवाब देती हूं। प्रियंका जी ने इस मुद्दे पर आज से 4 दिन पहले बोला था,
और उन्होंने वर्क प्लेस में औरतों की सुरक्षा पर सवाल उठाया है, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता ना आज की तारीख में। आप कांग्रेस शासित हो, आप भाजपा शासित हो, आप गैर कांग्रेस गैर भाजपा शासित हो, हर जगह औरतों के साथ ये हो रहा है। कभी हाथरस होता है, कभी उन्नाव होता है, कभी राजस्थान में लड़की के साथ ऐसा हो जाता है, कभी बंगाल में हो जाता है, कभी कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोग पाए जाते हैं, और रेप भी होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि शायद एक सभ्य समाज ये नजीर नहीं बना पा रहा है कि ऐसे लोगों की रूह कांप जाए। आप भी एक लड़की की मां हैं और मैं भी एक लड़की की मां हूं, और मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि मैं अपनी लड़की की आंख में आंख डाल के ये नहीं कह सकती हूं कि तुम पूरी तरह से सुरक्षित और आजाद हो, क्योंकि वो नहीं है। और मुझे इस बात की तकलीफ है, मुझे इस बात की तकलीफ है कि इस देश की आधी आबादी झेलती है और सिर्फ असुरक्षा झेलती है। सहरा शाह हालिम, आप क्या सोचती है इस पूरे इंसिडेंट पर? यही ममता बनर्जी ने एक डेलीगेशन हाथरस के लिए भेजा था, लेकिन एक डेलीगेशन अगर उसी कोलकाता में उस सीन ऑफ क्राइम में भेज देती और कोलकाता पुलिस के साथ ठीक से काम वहां पर हुआ होता तो ऐसी नौबत ना आती। देखिए, इस पूरी घटना पे पूरे विश्व भर में ये न्यूज बन गई है। भारत में इस पे व्यापक निंदा हो रही है, और राजनीतिक दल को, जैसे अभी रिजू दत्ता ने बोला, इस पे राजनीतिक इस पे रोटियां ना सीखे। मैं कह रही हूँ, चाहे वो सामाजिक दल हो या राजनीतिक दल हो, किसी भी दल को पूरा हक है कि वो इस बात का प्रोटेस्ट करे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो अभी अपराधी पाए गए हैं, संजय रॉय जो सिविक वॉलंटियर है, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है समाज में कि क्या वो राजनीतिक भर्ती, क्या वो एक पॉलिटिकल रिक्रूट है, और अगर उनकी जो है पूरी फैमिली, जितने भी परिवार के सदस्य कह रहे हैं, ये जो है कांड एक व्यक्ति का नहीं है, सिर्फ संजय रॉय का नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बेरहमी से हमारी डॉक्टर महिला जो ड्यूटी पर जो मारी गई, इतनी बेरहमी से, वो एक आदमी का काम नहीं हो सकता। और मैं कहती हूँ, इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? ये प्रिंसिपल को उनका एक जिम्मा होता है जहां पे नागरिकों को, कि वो प्रिंसिपल साहिब से घोर प्रश्न पूछे, लेकिन घोर प्रश्न पूछने से पहले ही मतलब उनको उनका प्रमोशन किया जा रहा है। ये नहीं कि भैया उनको सजा सुनाई दी कि आपकी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा कांड हो गया। कुछ ही घंटों में पता चल रहा है कि बहुत ही प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट में उनको एक और जगह उनको फिलअप कर ली। तो बहुत प्रश्न उठ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर बहुत प्रश्न उठ रहे हैं कि सबसे पहले अस्पताल को क्या हड़बड़ाहट थी कि ये बोलने के आत्महत्या का केस है, ये अननेचुरल डेथ है। अननेचुरल डेथ है क्योंकि ये बहुत ही बेरहमी से दरिंद्रों के हाथ उस जो है रेप की गई है और मारी गई है, फिर उसको फांसी पे लटकाया गया है ताकि उसको ऐसे दिखाई दे कि ये सुसाइड केस है। और अभी जैसे आपने अभी डिस्कशन चल रहा था, चर्चा हो रही थी कि पहले तो आप लोग रेस्ट होम नहीं बनाए लेडीज का, अब जब ये बात बवाल हो रही है पूरे यहाँ पे भारत में, 50 मीटर दूर रिजू जी क्या कह रहे हैं, 50 मीटर की दूर पर यहाँ पे रेस्ट रूम बन रहे हैं। क्यों भाई? 2 साल पहले कहाँ था आपका रेस्ट रूम? 1 साल पहले कहाँ था आपका रेस्ट रूम? जब यहाँ पर सीबीआई पहुंच गई है, सीबीआई पहुंच गई है जांच पड़ताल करने, तब आपको हड़बड़ाहट रही कि यहाँ पे रेस्ट रूम बनना चाहिए लेडी डॉक्टर्स का। तो यहाँ पर सवाल उठेगा और यहाँ पर आंदोलन होगा और हल्ला बोल भी होगा। सिर्फ कलकत्ता में ही हल्ला बोल नहीं हो रहा, पूरे यहाँ पे भारत में महिलाएं, आज भी मैं जाऊंगी और रात को हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि मैं कलकत्ते में रहती हूँ, प्रदर्शन होगा और ये घोर जो है प्रश्न उठाए जाएंगे प्रशासन से कि आपके हाथ, और ये भी कि ये सिविक वॉलंटियर, उनका आप हिस्ट्री देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए, उनको बहुत एलिगेशंस आए हैं कि वो जो है पैसे लेते थे वहां पे एडमिशन कराने में, बहुत सारे ये पेशेंट्स का। प्रिंसिपल को पे भी आप देख लीजिए, बहुत सारे एलिगेशंस हैं फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के, फिर भी उसको बचाया जा रहा था और फौरन जी शर्मा जी। और देखिए हटने के 4 घंटे के अंदर बिल्कुल उसको बचाने में इतनी हड़बड़ाहट क्यों है प्रशासन की? यही सवाल है सायरा जी, और ये मैं जयंतदा आपके पास भी बैकफुट पे है अभी रितु जी, आप बैकफुट पे है क्योंकि आप ये इन प्रश्नों का कोई जवाब ही नहीं है। बिल्कुल।